हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारी आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज है उसका पार्ट 2 वीडियो है। जैसा कि सब जानते हैं, परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को होनी है, तो ये आपकी तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। और एक खास खबर भी है, क्रिसमस के अवसर पर एग्रो एकेडमी हमारे फाउंडेशन बैच पर 50% की छूट दे रहा है। तो आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पिछले सत्र की तरह ही हम न केवल सही उत्तर जानेंगे, बल्कि हर प्रश्न के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी गहराई से समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल घुमाकर भी पूछा जाए तो आप उसे हल कर सकें। तैयार हैं? चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है साइक्रोमेट्रिक चार्ट से। प्रश्न है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर सीधी खड़ी रेखाएं वर्टिकल लाइंस क्या दर्शाती हैं? आपके विकल्प हैं ए वर्टिकल एक्सिस, बी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सी कर्व्ड बाउंड्री और डी डायगोनल लाइंस। जरा सोचिए, उस चार्ट को अपनी आंखों के सामने लाइए। वर्टिकल लाइंस, इसका सही उत्तर है बी कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट असल में हवा और उसमें जो नमी होती है उसके गुणों का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को दिखाती है। ठीक है। इसलिए जब भी हम एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर की ओर खींचते हैं तो उस पूरी रेखा पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। और बाकी विकल्प जैसे वो कर्व्ड बाउंड्री? हाँ, जो कर्व्ड बाउंड्री होती है वो सैचुरेशन कर्व यानी 100% RH को दर्शाती है। चलिए अगला सवाल भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ही जुड़ा है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वेट बल्ब टेम्परेचर की रेखाएं क्या दर्शाती हैं? विकल्प हैं ए कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बी कांस्टेंट RH, सी कांस्टेंट एंथैल्पी और डी कांस्टेंट ह्यूमिडिटी रेशियो। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। वेट बल्ब और ड्राई बल्ब में आखिर क्या फर्क है? इसका सही जवाब है सी कांस्टेंट एंथैल्पी। जी, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बताइए। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वेट बल्ब टेम्परेचर की रेखाएं और एंथैल्पी की रेखाएं ये लगभग एक जैसी होती हैं और समानांतर पैरेलल चलती हैं। अच्छा। इसलिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम वेट बल्ब लाइंस को कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस भी मान लेते हैं। ये रेखाएं तिरछी यानी डायगोनल होते हैं। और बाकी जैसे कांस्टेंट RH? कांस्टेंट RH वाली कर्व्ड लाइंस होती हैं और जो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी रेशो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट यानी EMC पर। सवाल है, EMC का क्या मतलब है? आपके विकल्प हैं ए फफूंद लगने का पॉइंट, बी नमी का कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं, सी पूरी तरह से सूखा अनाज या डी कटाई के समय की नमी। EMC कृषि इंजीनियरिंग में, खासकर स्टोरेज में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका सही उत्तर है बी नो नेट मॉइस्चर गेन और लॉस। बिल्कुल, इसे ऐसे समझें, हर अनाज अपने आसपास की हवा के तापमान और नमी RH के आधार पर या तो हवा से नमी सोखता है या फिर अपनी नमी हवा में छोड़ता है। सही बात है। EMC वो बिंदु है जब अनाज और हवा के बीच नमी का ये लेन देन रुक जाता है, एक संतुलन बन जाता है। जितनी नमी जा रही है उतनी ही आ रही है। बिल्कुल, और ये सुरक्षित भंडारण के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो EMC पर आधारित एक न्यूमेरिकल सवाल। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और लगभग 78% RH पर मक्के यानी कॉर्न का EMC लगभग कितना होगा? विकल्प हैं ए 12.5%, बी 14.2%, सी 16.7% और डी 18.9%। इसके लिए तो EMC चार्ट या टेबल का पता होना चाहिए। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है सी 16.7%। हाँ, ये मान सीधे स्टैंडर्ड EMC चार्ट से आता है। परीक्षा में ऐसे सीधे सवाल भी आ जाते हैं और ये दिखाता है कि अलग-अलग फसलों का EMC अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे बदलता है। यहाँ 78% RH काफी ज्यादा है। जी, इसीलिए मक्के का EMC भी ज्यादा है, यानी 16.7%। एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH को स्थिर रखते हुए हवा का तापमान बढ़ाया जाए तो EMC पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी स्थिर रहेगा, डी दोगुना हो जाएगा। तापमान बढ़ रहा है, RH वही है।
क्या होगा? इसका सही जवाब है बी, घटेगा, डिक्रीज होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। देखिए, जब हवा गर्म होती है तो उसकी नमी धारण करने की क्षमता, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बढ़ जाती है। अच्छा। तो भले ही RH वही हो, गर्म हवा ज्यादा प्यासी होती है। वो अनाज से नमी को ज्यादा आसानी से खींच सकती है। तो अनाज सूखने लगता है। बिल्कुल, और उसका संतुलन, नमी स्तर यानी EMC, कम हो जाता है। अब भंडारण, स्टोरेज से जुड़ा एक सीधा सवाल। गेहूं और चावल के लिए सुरक्षित भंडारण नमी की मात्रा, सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट कितनी है? विकल्प हैं A 10%, B 12%, C 15%, D 18%। ये तो हर एग्रीकल्चर इंजीनियर को पता होना चाहिए। सही उत्तर है B 12%। जी, आमतौर पर अनाज के लिए 12 से 14% को सुरक्षित माना जाता है। लेकिन गेहूं चावल के लिए 12%। हाँ, 12% एक बहुत ही सुरक्षित स्तर है। इससे ज्यादा नमी होने पर फंगस और कीड़ों का खतरा वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब ड्राइंग पर आते हैं। जी। हवा की सुखाने की क्षमता, ड्राइंग कैपेसिटी, कब बढ़ती है? विकल्प हैं A, केवल RH कम होने पर, B, तापमान कम होने पर, C, तापमान बढ़ने और RH कम होने पर, या D, हवा में नमी बढ़ने पर। अनाज को सुखाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? इसका उत्तर है C, तापमान बढ़ने और RH कम होने पर। ये ड्राइंग का आप कह सकते हैं मूल सिद्धांत है। गर्म हवा में ज्यादा नमी सोखने की क्षमता होती है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की। हाँ। और जब RH कम होता है तो इसका मतलब है कि हवा पहले से ही सूखी है, उसमें नमी सोखने की बहुत गुंजाइश है। तो जब दोनों मिल जाते हैं? जब ये दोनों स्थितियां एक साथ मिलती हैं, उच्च तापमान और कम RH, तो हवा की सुखाने की क्षमता अधिकतम होती है। चलिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वापस आते हैं। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब तापमान बराबर कब होते हैं? विकल्प A 0% RH पर, B 100% RH पर, C चार्ट के निचले कोने पर, D किसी भी बिंदु पर। ये एक क्लासिक सवाल है। सही उत्तर है B 100% RH पर। जी बिल्कुल, जब हवा 100% RH पर होती है तो पूरी तरह से सैचुरेटेड होती है, संतृप्त। मतलब उसमें और नमी नहीं आ सकती? सही। और वेट बल्ब थर्मोमीटर इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर काम करता है। जब हवा पहले से ही संतृप्त है तो इवेपोरेशन होगा ही नहीं, तो कोई कूलिंग भी नहीं होगी। बिल्कुल। नतीजतन वेट बल्ब का तापमान ड्राई बल्ब के तापमान के बराबर ही रहेगा। अब जरा अलग-अलग प्रकार के ड्रायर्स पर चर्चा करते हैं। एक ट्रे ड्रायर में ऊष्मा का हस्तांतरण, हीट ट्रांसफर मुख्य रूप से कैसे होता है? विकल्प A विकिरण, B चालन, C फोर्स्ड कन्वेक्शन और D प्राकृतिक संवहन। ट्रे ड्रायर में पंखे का इस्तेमाल होता है। इससे शायद कुछ हिंट मिल सकता है। सही जवाब है C फोर्स्ड कन्वेक्शन। हाँ, सही पकड़ा। ट्रे ड्रायर में गर्म हवा को पंखों की मदद से ट्रे पर रखे उत्पाद के ऊपर से गुजारा जाता है। जब ऊष्मा का हस्तांतरण किसी बाहरी बल जैसे पंखा द्वारा होता है तो उसे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। और प्राकृतिक संवहन? वो तब होता जब हवा घनत्व में अंतर के कारण अपने आप ऊपर उठती, लेकिन यहाँ हम हवा को फोर्स कर रहे हैं। ट्रे ड्रायर्स के बारे में एक और सवाल। ट्रे ड्रायर्स में आमतौर पर ताज़ी हवा, फ्रेश एयर का प्रतिशत कितना होता है? A 50%, B 70%, C 10-20% या D 100%? ये एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ा सवाल लगता है। सही उत्तर है C 10-20%। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ड्रायर से निकलने वाली हवा अभी भी काफी गर्म होती है। तो उसे फेंकना तो बर्बादी होगी। बिल्कुल। 100% ठंडी ताज़ी हवा को फिर से गर्म करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। इसलिए ज़्यादातर हवा, मतलब लगभग 80-90% को रीसर्कुलेट किया जाता है। और बस थोड़ी सी ताज़ी हवा मिलाई जाती है? जी, केवल 10-20% ताज़ी सूखी हवा मिलाते हैं ताकि सिस्टम में नमी का स्तर नियंत्रित रहे। इसे रीसर्कुलेशन कहते हैं। देखिए, हर सवाल एक नए कॉन्सेप्ट को सामने ला रहा है। अगर आप लोग ऐसे ही हर विषय को गहराई से, बेसिक से एडवांस तक समझना चाहते हैं, तो एग्रो अकेडमी का RPSC AEN फाउंडेशन बैच आपके लिए एकदम सही है। उसमें हम हर टॉपिक को इसी तरह विस्तार से कवर करते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला ड्रायर है ड्रम ड्रायर। एक ड्रम ड्रायर में उत्पाद तक ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से कैसे होता है? विकल्प हैं A संवहन, B चालन, C विकिरण, D वाष्पीकरण।
सोचिए, ड्रम ड्रायर कैसे काम करता है। उत्पाद गर्म सतह के सीधे संपर्क में आता है। इसका सही जवाब है बी, चालन, कंडक्शन। जी, ड्रम ड्रायर में एक गर्म घूमने वाला ड्रम होता है और तरल या पेस्ट जैसे उत्पाद की एक पतली परत उस गर्म ड्रम की सतह पर लगाई जाती है। हाँ, तो गर्मी सीधे धातु से उत्पाद में जाती है। हाँ, और जब दो चीजें सीधे संपर्क में हो और ऊष्मा का हस्तांतरण हो तो उसे चालन कहते हैं। ठीक है। तो ड्रम ड्रायर किस प्रकार के उत्पादों को सुखाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? विकल्प हैं ए, साबुत अनाज, बी, चिपचिपर तरल पदार्थ और पेस्ट, सी, बड़े ठोस टुकड़े, या डी, पत्तेदार सब्जियां। पिछले सवाल के स्पष्टीकरण में ही इसका जवाब छिपा है। सही उत्तर है बी, चिपचिपे तरल पदार्थ और पेस्ट। बिल्कुल, ड्रम ड्रायर की कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि यह तरल, घोल या पेस्ट के लिए सबसे अच्छा काम करता है, जिसे ड्रम की सतह पर फैलाया जा सके। जी, एक पतली फिल्म के रूप में। आलू के फ्लेक्स, कुछ बेबी फूड, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब बात करते हैं स्प्रे ड्रायर की। स्प्रे ड्राइंग का उपयोग आमतौर पर तरल पदार्थों को किसमें बदलने के लिए किया जाता है? विकल्प हैं ए, चिप्स, बी, दाने, सी, पाउडर, डी, फ्लेक्स। दूध पाउडर, कॉफी पाउडर, ये सब कैसे बनते हैं? सही जवाब है सी, पाउडर। स्प्रे ड्राइंग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तकनीक है। इसमें तरल फीड को गर्म हवा के एक कक्ष में छोटी छोटी बूंदों, ड्रॉपलेट्स के रूप में स्प्रे किया जाता है और वो तुरंत सूख जाती हैं। फिर पाउडर के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। ये फूड इंडस्ट्री में बहुत लोकप्रिय है। स्प्रे ड्रायर से ही जुड़ा अगला सवाल। एक स्प्रे ड्रायर में फीड का एटमाइजेशन मुख्य रूप से क्या बढ़ाता है? विकल्प ए, घनत्व, बी, निवास समय, सी, सतह क्षेत्र, या डी, कण का वजन। एटमाइजेशन मतलब तरल को बहुत छोटी बूंदों में तोड़ना। ऐसा क्यों करते हैं? सही उत्तर है सी, सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया। यह रेट ऑफ ड्राइंग को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप एक निश्चित मात्रा में तरल को लाखों छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो हवा के संपर्क में आने वाला कुल सतह क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा सतह क्षेत्र, उतनी तेजी से वाष्पीकरण। बिल्कुल। अगला सवाल, खाद्य उत्पादों के लिए स्प्रे ड्रायर में सबसे अधिक कौन सा एटमाइजर उपयोग किया जाता है? विकल्प ए, अल्ट्रासोनिक नोजल, बी, रोटरी डिस्क एटमाइजर, सी, कैपिलरी ट्यूब, डी, जेट इजेक्टर। ये थोड़ा तकनीकी सवाल है। खाद्य उद्योग में सबसे आम कौन सा है? सही जवाब है बी, रोटरी डिस्क एटमाइजर। जी, रोटरी डिस्क एटमाइजर बहुत वर्सेटाइल होते हैं। वे एक तेजी से घूमने वाली डिस्क का उपयोग करते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से तरल को महीन स्प्रे में बदल देती है। अच्छा। यह विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों के साथ अच्छा काम करता है और इसे नियंत्रित करना भी आसान होता है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। तो फिर स्प्रे ड्राइंग का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए, कम उपकरण लागत, बी, न्यूनतम गर्मी क्षति के साथ तेजी से सुखाना, सी, ठोस पदार्थों को सुखाने की क्षमता, या डी, कोई ऊर्जा खपत नहीं। यह तकनीक महंगी तो है, पर इसका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। सही उत्तर है न्यूनतम गर्मी क्षति के साथ तेजी से सुखाना। क्योंकि सुखाने की प्रक्रिया सेकंडों में पूरी हो जाती है, उत्पाद बहुत कम समय के लिए उच्च तापमान के संपर्क में आता है। इससे गर्मी के प्रति संवेदनशील चीजें बच जाती हैं। हाँ, जैसे हीट सेंसिटिव विटामिन, रंग और स्वाद, इनको न्यूनतम नुकसान होता है। यही कारण है कि यह दूध और फलों के रस जैसे उत्पादों के लिए आदर्श है। अगला है टनल ड्रायर। टनल ड्रायर को सबसे अच्छे से कैसे वर्णित किया जा सकता है? विकल्प ए, केवल बैच ड्रायर, बी, निरंतर ड्रायर, सी, वैक्यूम ड्रायर, डी, फ्रीज ड्रायर। टनल यानी सुरंग, जिसमें से उत्पाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। यह प्रक्रिया दर्शाती है। इसका सही उत्तर है बी, निरंतर ड्रायर्स, कंटिन्यूअस ड्रायर्स। जी, टनल ड्रायर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। उत्पाद जैसे फल या सब्जियां एक छोर से टनल में प्रवेश करते हैं और दूसरे छोर से सूखे हुए बाहर निकल जाते हैं। हाँ, ये बैच ड्रायर के विपरीत है, जहां उत्पाद को एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है और फिर निकाला जाता है। टनल ड्राइंग में सामग्री को आमतौर पर किसका उपयोग करके ले जाया जाता है? विकल्प ए, पाइपलाइन, बी, एलिवेटर, सी, ट्रॉलियां या ट्रे, डी, स्क्रू कन्वेयर। कल्पना कीजिए, फलों के टुकड़ों को एक सुरंग से कैसे ले जाया जाएगा? इसका सही उत्तर है सी, ट्रॉलियां या ट्रे। हाँ,
सबसे आम तरीका यही है कि उत्पाद को ट्रे पर रखा जाता है और इन ट्रे को ट्रॉलियों या कन्वेयर बेल्ट पर लादकर धीरे धीरे सुरंग के माध्यम से ले जाया जाता है। इससे एक समान ड्राइंग भी होती होगी। बिल्कुल, यूनिफॉर्म ड्राइंग सुनिश्चित होती है। अब विषय बदलते हैं और वाष्पीकरण इवेपोरेशन पर आते हैं। हाँ। खाद्य प्रसंस्करण में वाष्पीकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? विकल्प ए, नमी की मात्रा बढ़ाने के लिए, बी, तरल खाद्य पदार्थों को सांद्र करने के लिए, सी, उत्पादों को फ्रीज करने के लिए, या डी, उपकरणों को स्टेरलाइज करने के लिए। फलों का रस, टमाटर प्यूरी, इनको गाढ़ा कैसे किया जाता है? सही जवाब है बी, तरल खाद्य पदार्थों को सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। वाष्पीकरण का मूल उद्देश्य ही यही है, तरल में से पानी को उबालकर हटाना ताकि ठोस पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाए। इससे उत्पाद गाढ़ा हो जाता है। तो फिर मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? विकल्प ए, क्वथनांक बढ़ाते हैं, बी, भाप की किफायत में सुधार करते हैं, सी, उत्पाद की गुणवत्ता कम करते हैं, या डी, उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। मल्टीपल इफेक्ट, इसका मतलब है ऊर्जा बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है बी, भाप की किफायत, स्टीम इकोनॉमी में सुधार करते हैं। जी, एक मल्टीपल इफेक्ट सिस्टम में पहले इफेक्ट में जो भाप वेपर उत्पन्न होती है, उसे अगले के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसे अगले इफेक्ट के लिए हीटिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह एक ही भाप का कई बार उपयोग होता है, जिससे कुल भाप की खपत बहुत कम हो जाती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जो सीधे पिछले प्रश्न से ही जुड़ा है, स्टीम इकोनॉमी को कैसे परिभाषित किया जाता है? विकल्प ए, प्रति इकाई क्षेत्र में भाप का दबाव, और बी, प्रति किलोग्राम भाप के उपयोग से वाष्पित हुए पानी का किलोग्राम। अभी हमने इसकी चर्चा की। इसकी परिभाषा क्या है? सही उत्तर है बी, केजी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर केजी ऑफ स्टीम यूज्ड। यह स्टीम इकोनॉमी की सटीक परिभाषा है। ये एक रेशो है जो बताता है कि आपका इवेपोरेटर कितना एफिशिएंट है। अच्छा, यदि स्टीम इकोनॉमी 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप 1 किलो भाप का उपयोग करके 1 किलो से ज्यादा पानी वाष्पित कर रहे हैं, जो बहुत ही कुशल है। चलिए अब सेक्शन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ सही गलत बताना नहीं है, हम हर सवाल के क्यों को समझेंगे। मतलब सही जवाब क्यों सही है और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं। यही तरीका असल में परीक्षा में काम आता है। आज के हमारे सवाल ज्यादातर फूड प्रोसेसिंग, रेफ्रिजरेशन और ग्रेन मिलिंग और स्टोरेज जैसे अहम टॉपिक से हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, जो असल में आज की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल है, गर्मी के प्रति संवेदनशील खाद्य पदार्थों के लिए वैक्यूम इवेपोरेशन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये, और ऑप्शंस हैं ए, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, बी, क्वथनांक का तापमान कम करता है, सी, निवास समय यानी रेजिडेंस टाइम बढ़ाता है, या डी, ऑक्सीकरण बढ़ाता है। अब है प्रेशर को कम करना। हाँ, और जब किसी लिक्विड पर प्रेशर कम होता है, तो उसे उबलने के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती है। मतलब जैसे पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, वैक्यूम एवेपोरेशन में हम यही करते हैं। इससे जो गर्मी के प्रति संवेदनशील पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, वो नष्ट होने से बच जाते हैं। समझ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन को इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस हैं ए, किसी स्थान पर ठंडक जोड़ना, बी, किसी स्थान या पदार्थ से गर्मी हटाना, सी, तापमान को स्थिर रखना, या डी, नमी को कम करना। इसका सही जवाब है बी, किसी स्थान या पदार्थ से गर्मी हटाना। ये रेफ्रिजरेशन का आप कह सकती हैं मूल सिद्धांत है। मतलब फ्रिज ठंडक पैदा नहीं करता बल्कि गर्मी को बाहर फेंकता है। एग्जैक्टली ये एक हीट पंप की तरह काम करता है। वो अंदर से गर्मी खींचता है और उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य उद्योगों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट है। ए, फ्रीऑन 12, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, अमोनिया, या डी, सल्फर डाइऑक्साइड। खाद्य उद्योगों में मतलब बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में सबसे ज्यादा अमोनिया यानी ऑप्शन सी इस्तेमाल होता है। अमोनिया, लेकिन वो तो काफी खतरनाक मानी जाती है। हाँ वो है, लेकिन उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं और वो सस्ता भी पड़ता है। इसलिए बड़े प्लांट्स में सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ इसी का इस्तेमाल होता है। ओके, अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का गुणांक यानी सीओपी किसका अनुपात है? ऑप्शंस हैं ए, कार्य इनपुट से कूलिंग प्रभाव,
बी कूलिंग प्रभाव से कार्य इनपुट, सी कार्य इनपुट से हीट रिजेक्टेड या डी कूलिंग प्रभाव से हीट रिजेक्टेड। कॉप का सही अनुपात है बी कूलिंग प्रभाव से कार्य इनपुट मतलब कूलिंग इफेक्ट टू वर्क इनपुट। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में कॉप ये बताता है कि आपका रेफ्रिजरेटर कितनी बिजली खर्च करके कितनी ज्यादा ठंडक पैदा कर रहा है। जितना ज्यादा कॉप उतनी बेहतर एफिशिएंसी। बहुत अच्छे। तो ये रेफ्रिजरेशन का सेक्शन था। अब अनाज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब मिलिंग पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, चावल की मिलिंग का मुख्य उद्देश्य है ए उसका स्वाद बढ़ाना, बी भूसी और चोकर को हटाना, सी उसे पकाने में आसान बनाना या डी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। चावल की मिलिंग का मुख्य उद्देश्य है बी भूसी और चोकर को हटाना मतलब हस्क और ब्रैन को हटाना। और ऐसा क्यों करते हैं? इससे चावल खाने योग्य और देखने में आकर्षक बनता है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 7। चावल की मिलिंग के दौरान प्राप्त उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट हैं ए स्टार्च, बी आटा, सी भूसी और चोकर या डी तेल। जैसा हमने पिछले सवाल में बात की, जो चीज हम हटाते हैं वही बाई प्रोडक्ट है, तो सही जवाब है सी भूसी और चोकर। सही। अब चावल से गेहूं पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं की मिलिंग गेहूं को इसमें अलग करती है ए चोकर और जर्म, बी आटा चोकर और जर्म, सी केवल आटा या डी आटा और जर्म। गेहूं की मिलिंग में 3 मुख्य चीजें अलग होती हैं, तो सही जवाब है बी आटा चोकर और जर्म, यानी फ्लावर, ब्रैन और जर्म। आटा एंडोस्पर्म से बनता है। और ये तीनों अलग अलग इस्तेमाल होते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, मिलिंग से पहले गेहूं की कंडीशनिंग की जाती है ताकि ए गेहूं को साफ किया जा सके, बी चोकर को सख्त करना और एंडोस्पर्म को नरम करना, सी जर्म को हटाया जा सके या डी नमी की मात्रा बढ़ाई जा सके। इसका सही जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है बी चोकर को सख्त करना और एंडोस्पर्म को नरम करना। ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब एक ही प्रोसेस से एक चीज सख्त और दूसरी नरम। हाँ, यही इसकी खासियत है। कंडीशनिंग में गेहूं में नियंत्रित मात्रा में नमी डाली जाती है। अच्छा। इससे बाहरी चोकर नमी सोखकर सख्त और लचीला हो जाता है, जिससे वो आसानी से अलग हो जाता है, और अंदर का एंडोस्पर्म नरम हो जाता है, जिससे उसका आटा अच्छा बनता है। कमाल है, ये तो बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। हाँ। चलिए अब मक्के की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मक्के की मिलिंग मुख्य रूप से मक्के को इसमें अलग करती है ए ग्रिट्स और आटा, बी तेल और भोजन, सी स्टार्च, जर्म, फाइबर और प्रोटीन या डी केवल स्टार्च। मक्के के दाने के 4 मुख्य घटक होते हैं, इसलिए सही जवाब है सी स्टार्च, जर्म, फाइबर और प्रोटीन। ठीक है, अब मक्के की मिलिंग के 2 तरीके होते हैं, ड्राई और वेट। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मक्के की सूखी मिलिंग यानी ड्राई मिलिंग से मुख्य रूप से उत्पादन होता है ए स्टार्च, बी ग्रिट्स और आटा, सी कॉर्न सिरप या डी एथेनॉल। ड्राई मिलिंग एक फिजिकल प्रक्रिया है। इससे मुख्य रूप से बी ग्रिट्स और आटा यानी ग्रिट्स एंड फ्लावर बनता है। अच्छा, तो फिर वेट मिलिंग कब करते हैं? यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मक्के की गीली मिलिंग यानी वेट मिलिंग को प्राथमिकता दी जाती है जब उद्देश्य उत्पादन करना हो ए पशु चारा, बी स्टार्च और कॉर्न सिरप, सी ग्रिट्स और आटा या डी कॉर्न ऑयल। जब हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स चाहिए तब हम वेट मिलिंग करते हैं, तो इसका जवाब है बी स्टार्च और कॉर्न सिरप। मतलब ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हाँ, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मक्के के घटकों को ज्यादा बारीकी से अलग किया जाता है। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब तो आसान हो गया। मक्के की गीली मिलिंग का प्रमुख उत्पाद है ए फाइबर, बी स्टार्च, सी प्रोटीन या डी तेल। हाँ, वेट मिलिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है बी स्टार्च। ठीक है, अब वापस बाई प्रोडक्ट्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइस ब्रान यानी चावल की भूची किसका एक समृद्ध स्रोत है? ए प्रोटीन, बी तेल, सी फाइबर या डी स्टार्च। राइस ब्रैन, ये बी तेल यानी ऑयल का बहुत अच्छा सोर्स है। राइस ब्रैन ऑयल आजकल काफी पॉपुलर भी है। हाँ, सुना है काफी हेल्दी होता है। जी। और क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं के चोकर यानी व्हीट ब्रांड का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ए मानव उपभोग के लिए, बी पशु चारे के लिए, सी
जैव ईंधन उत्पादन के लिए या डी बेकिंग के लिए? व्हीट ब्रांड में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका मुख्य उपयोग बी पशु चारे यानी एनिमल फीड के लिए होता है। तो जैसा हमने देखा, मिलिंग और प्रसंस्करण से कितने अलग-अलग तरह के प्रश्न बनते हैं। इन सभी विषयों को विस्तार से और सही रणनीति के साथ समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर एग्रो एकेडमी का RPSC AO फाउंडेशन बैच आपकी मदद कर सकता है। हाँ, जहां हर विषय को इसी तरह गहराई से कवर किया जाता है। और अपनी तैयारी को परखने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। जरूर। चलिए, अब मिलिंग से आगे बढ़कर भंडारण यानी स्टोरेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अनाज भंडारण का मुख्य उद्देश्य है ए बाजार मूल्य बढ़ाना, बी बीज के रूप में उपयोग करना, सी खराब होने और नुकसान को रोकना, या डी निर्यात के लिए तैयार करना। स्टोरेज का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य है सी खराब होने और नुकसान को रोकना। हमें अनाज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बचाना होता है। सही बात है। और उसे बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 17। लंबे समय तक अनाज भंडारण के लिए सुरक्षित नमी की मात्रा आमतौर पर होती है ए 15% से अधिक, बी 13% से कम, सी 18% के आसपास, या डी 20% से अधिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा बी 13% से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कम नमी फंगस, कीड़ों और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है, जिससे अनाज सेफ रहता है। ठीक है, लेकिन अगर कीड़े लग ही जाएं, तो क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 इसी पर है। अनाज भंडारण में धूमन यानी फ्यूमिगेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ए नमी, बी तापमान, सी कीड़े और कीट, या डी फंगस। फ्यूमिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस का इस्तेमाल होता है, और ये सी कीड़े और कीट यानी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स को मारने के लिए की जाती है। अच्छा, तो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अनाज भंडारण में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम फ्यूमिगेंट है ए मिथाइल ब्रोमाइड, बी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन। वैसे तो कई हैं, लेकिन सबसे आम है बी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ये नमी के संपर्क में आकर फॉस्फीन गैस छोड़ता है, जो कीड़ों के लिए घातक है। समझ गया। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। अनाज भंडारण के दौरान उचित वातन यानी एरेशन से मदद मिलती है ए अनाज सुखाने में, बी अनाज को ठंडा करने में, सी तापमान और नमी को नियंत्रित करने में, या डी कीटों को भगाने में। एरेशन का मुख्य काम है सी तापमान और नमी को नियंत्रित करना। ये कैसे काम करता है? इसमें हम ठंडी हवा को अनाज के ढेर में से गुजारते हैं ताकि अंदर हॉट स्पॉट ना बने और नमी का लेवल एक जैसा बना रहे। ये एक तरह से अनाज का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। वाह! तो आज हमने खाद्य प्रसंस्करण, मिलिंग और भंडारण से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया। और उम्मीद है कि हर प्रश्न के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो अब सबको और ज्यादा साफ हो गया होगा। बिल्कुल। तो अब आपकी बारी है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हाँ, इससे हमें भी पता चलेगा कि तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें और ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें, तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखें। आपके फीडबैक से ही हम आगे के सेशन प्लान करेंगे। तो इस सीरीज को जारी रखने के लिए अभी एग्रो अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण सत्र मिस न करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार।